नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सीबीएसई में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस लेक्चर में हम लोग हेरिडिटी चैप्टर को पढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी कर दें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। साथियों, इससे पहले हम लोग रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस को देख चुके हैं। वी हैव सीन दैट रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स दैट आर सिमिलर बट सबली डिफरेंट। कहने का मतलब ये है कि हम लोग अभी पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस में जो न्यू इंडिविजुअल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं। हमने ये भी डिस्कस किया कि किस प्रकार से सम अमाउंट ऑफ वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं इवन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान थोड़े अमाउंट में डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं and the number of successful variations are maximized by the process of sexual reproduction। ठीक है। and if we observe a field of sugar cane we can find very little variations among the individual plants। अगर हम लोग sugar cane plants में देखें तो बहुत ही कम variations हमें दिखता है। and but in number of animals including human beings which reproduce sexually quite distinct variations are visible। इनमें जो है थोड़े डिस्टिंक्ट वेरिएशंस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज द मैकेनिज्म बाय विच वेरिएशंस आर क्रिएटेड। किस मैकेनिज्म्स के थ्रू ये वेरिएशंस क्रिएट होता है और इनहेरिट होता है। तो इसलिए चैप्टर है हमारा हेरिडिटी। तो व्हाट डज दिस मीन, हेरिडिटी का मतलब क्या हुआ। तो हेरिडिटी का सिंपल मीनिंग अगर हम लोग देखें तो दैट इज ये जो ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टरिस्टिक्स का या फिर ट्रेट्स का। ट्रेट्स क्या होता है या फिर कैरेक्टर्स क्या होता है, जैसे कि किसी ह्यूमन बींग्स में या फिर कोई भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स में उनमें हाइट होता है, कॉम्प्लेक्शन होता है, शेप हो गया, हेयर कलर हो गया, कलर ऑफ द आई हो गया, या फिर शेप ऑफ द नोज, चीन, ये सब क्या है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब उनके ट्रेट्स हैं। तो इसीलिए ये जो ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर्स का या फिर ट्रेट्स का फ्रॉम दी पेरेंट टू दी ऑफस्प्रिंग, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में या फिर हम लोग कहेंगे कि चाइल्ड में जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसमिशन हुआ, ट्रेट्स का जो ट्रांसमिशन हुआ, इसी को हम लोग हेरिडिटी कहेंगे। सिंपल शब्द में अगर कहें तो हेरिडिटी का मतलब हुआ कंटिन्यूटी ऑफ फीचर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से, पेरेंट जनरेशन से ऑफस्प्रिंग या चाइल्ड जनरेशन में जो फीचर्स की कंटिन्यूटी होती है इसी को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले तो कोई भी टू पेरेंट यानी कि एक मेल हो गया और दूसरा फीमेल हो गया, तो ये इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं सेक्स सेल्स, मेल मेल गैमेट्स को जिनको कि हम लोग स्पर्म्स कहते हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं, और फीमेल फीमेल गैमेट्स को जिनको कि ओवा कहा जाता है वो प्रोड्यूस होता है। और दोनों जब एक दूसरे से फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़ होने के बाद जायगोट का फॉर्मेशन होता है, और यही जायगोट फाइनली डेवलप होता है एक ऑफस्प्रिंग में, एक चाइल्ड में। और जब ये चाइल्ड बॉर्न होता है तो बॉर्न होने के बाद इसमें सम अमाउंट ऑफ वेरिएशंस इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है, यानी कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में, उनके ट्रेट्स में थोड़े अमाउंट में वेरिएशंस देखने को मिलता है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होता है दैट इज हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द सेक्स सेल्स, यानी कि ये जो मेल सेक्स सेल्स था और दूसरे तरफ फीमेल सेक्स सेल्स हैं, तो मेल सेक्स सेल्स और फीमेल सेक्स सेल्स में ये हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशंस मौजूद होते हैं। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि ये जो गैमेट्स बना, यानी कि ये जो गैमेट्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूट करता है द लिंक बिटवीन वन जनरेशन एंड दी नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन और उनका जो ऑफ स्प्रिंग वाला जनरेशन होगा यानी कि चाइल्ड जनरेशन जो होगा, तो उसमें जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स पास होता है, ये जो इन्फॉर्मेशन पास होता है वो किसके थ्रू होता है, इन्हीं गैमेट्स के थ्रू होता है। ठीक है। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि ये जो रिलेशन है दैट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट बिटवीन सक्सेसिव जनरेशन इज रेफर्ड टू एज हेरिडिटी। ठीक है।
अब एक टर्म है वेरिएशंस। वेरिएशंस का मतलब क्या हुआ? अब जैसे कि देखो, ये जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो इनहेरिट किया कैरेक्टरिस्टिक्स को या फिर ट्रेट्स को फ्रॉम इट्स पेरेंट। अपने पेरेंट से उन्होंने ट्रेट्स को इनहेरिट किया चाइल्ड में, ठीक है। तो पेरेंट्स से जब उन्होंने, यानी कि ये जो ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग ने कुछ ट्रेट्स को इनहेरिट किया, तो इनहेरिट होने के वजह से ये चाइल्ड जो होते हैं वो लगभग सिमिलर रिजेंबल करते हैं, ठीक है, रिजेंबल देम वेरी क्लोजली, ठीक है। बट ये जो रिजेंबलेंस है ये कंप्लीट रिजेंबलेंस नहीं है, यानी कि 100% एक जैसा नहीं होता है। और ऑफ स्प्रिंग हम अगर कहें तो सही शब्द में अगर कहें तो ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं वो ट्रू कॉपी पेरेंट्स का कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। नो टू इंडिविजुअल्स आर exactly alike and members of any one species differ from one another in some characters or the other। कोई ना कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा होगा जिसमें वहाँ थोड़े बहुत डिफरेंसेस नज़र आएंगे, और ये जो डिफरेंसेस हैं इन्हीं डिफरेंसेस को हम लोग वेरिएशंस कहते हैं। दिस डिफरेंसेस आर नोन एज वेरिएशंस, ये जो टर्म है वेरिएशंस, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो बायोलॉजिकल मतलब बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वेरिएशन इज़ द अकरेंस ऑफ डिफरेंसेस। ये डिफरेंसेस का अकर होना ही वेरिएशंस है अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लें तो जैसे कि अगर हम लोग लोगों में देखें तो थोड़े बहुत उसमें मतलब हाइट्स में वेरिएशंस देखने को मिल सकता है। किसी का कुछ हाइट हुआ, किसी का कुछ और हाइट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएशंस देखने को मिला। उसी प्रकार से उनके कॉम्प्लेक्शन में, हेयर टाइप में, कलर ऑफ द आइज़ में, शेप ऑफ द नोज़ में, शेप ऑफ द चिन, यहाँ पर भी बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस हुआ इन द कैरेक्टर्स, इन द ट्रेड्स अमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज, उसी को हम लोग वेरिएशंस कहते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा वेरिएशंस। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आता है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ये जो इनहेरिटेंस हुआ फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन ये प्रोवाइड करता है दोनों को अ कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन, ठीक है, एंड सबल चेंजेस इन इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। नाउ थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन। सोचो क्या होगा व्हेन द न्यू जनरेशन इन इट्स रिटर्न रिप्रोड्यूसेस। नए जनरेशन ने रिप्रोड्यूस किया तो फिर क्या होगा? तो ये जो सेकेंड जनरेशन है दे विल हैव डिफरेंसेस दैट दे इनहेरिट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन। पहले जनरेशन से जो उन्होंने इनहेरिट किया था इंफॉर्मेशंस को, उसमें भी अब थोड़े डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसा कि ये बगल वाले फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं कि इट रिप्रेजेंट्स दिस सिचुएशन इफ अ सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोड्यूसेस एज हैपेंस इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इफ वन बैक्टीरियम डिवाइड्स देन द रिजल्टेंट टू बैक्टीरिया डिवाइड अगेन, ठीक है। एक बैक्टीरिया जब डिवाइड किया तो रिजल्टेंट दो बैक्टीरिया जो हुआ तो ये भी फिर से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो द फोर इंडिविजुअल बैक्टीरिया जनरेटेड वुड बी वेरी सिमिलर। ये जो चार इंडिविजुअल बैक्टीरिया बना ये लगभग जो है सिमिलर होगा। देयर वुड बी ओनली वेरी फ्यू माइनर डिफरेंसेस बिटवीन देम। इनमें बहुत ही कम मतलब बहुत ही माइनर डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, ठीक है। जनरेटेड ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग। डीएनए के कॉपी होने के दौरान जो है थोड़े बहुत इनएक्यूरेसीज रहे होंगे जिस वजह से यहाँ पर डिफरेंसेस नज़र आते हैं। लेकिन दूसरे तरफ क्या होता है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ग्रेटर डाइवर्सिटी जनरेट होता है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ग्रेटर डाइवर्सिटी देखने को मिलता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ही कम डाइवर्सिटी यानी कि बहुत ही कम वेरिएशंस देखने को मिलता है। तो ये जो वेरिएशंस प्रोड्यूस हुआ ऑर्गेनिजम्स में ड्यूरिंग सक्सेसिव जनरेशंस ये एक्यूमुलेट होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। तो दिस सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वेरिएशन शोस अप ओनली इफ इट कंटिन्यूज टू बी इनहेरिटेड बाय द ऑफस्प्रिंग फॉर सेवरल जनरेशन। सेवरल जनरेशंस तक अगर ये ऐसा करते आए तब जा कर के हम लोग इनको मतलब ये चीज़ें विजिबल हो पाती हैं। तो एक सवाल ये है कि डू ऑल दीज वेरिएशंस इन ए स्पीसीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग इन द एनवायरनमेंट इन विच दे फाइंड देमसेल्व्स। क्या ये जो स्पीसीज हैं इसमें जितने भी वेरिएशंस हुए स्पीसीज में
दे हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग इन द एनवायरनमेंट, क्या उनका इक्वल चांसेस हैं कि एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है? कि इसका जवाब हो सकता है ऑब्वियसली नॉट, ऐसा नहीं हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशंस डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवांटेजेस। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो होंगे, यानी कि अलग अलग इंडिविजुअल्स जो होंगे, दे वुड हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवांटेजेस। तो बैक्टीरिया दैट कैन विदस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन हीट वेव। अब जिस बैक्टीरिया ने हीट वाला कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको इनहेरिट किया है, तो हीट वेव वाले सिचुएशंस में वो बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाएगा, और जो दूसरे बैक्टीरिया हैं वो डेड हो जाएगा। तो इसीलिए सेलेक्शंस ऑफ वेरिएंट्स बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस। ये जो वेरिएंट्स का सिलेक्शन हुआ एनवायरमेंटल फैक्टर्स के आधार पे, यही आधार होता है इवोल्यूशनरी प्रोसेस का। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग इसी हेरिडिटी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये जो अच्छा, एक सवाल यहाँ ये है कि क्या एडवांटेज है वेरिएशंस का एक स्पीसीज में? तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो स्पीसीज में वेरिएशंस का देखने को मिलता है, दैट इज इन दैट इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ इट्स सर्वाइवल। इनके सर्वाइवल के चांसेस को इंक्रीज कर देता है चेंजिंग एनवायरनमेंट में। तो जैसे कि यहाँ जो एक्यूमुलेशन हो रहा था हीट रेजिस्टेंट वेरिएशंस का, हीट रेजिस्टेंट ट्रेट्स का कुछ बैक्टीरिया में, तो ये इंश्योर करेगा उनके सर्वाइवेबिलिटी को। टेम्परेचर अगर अधिक हो जाए तो ज़्यादा टेम्परेचर में वो सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस जगह पर ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया अच्छे से सर्वाइव कर पा रहा है ज़्यादा हीट वाले कंडीशंस में, जबकि दूसरे बैक्टीरिया जिनके अंदर हीट रेजिस्टेंट वाला कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप नहीं हो पाया, वो डेड हो जा रहा है। तो मतलब अब वो आगे कंटिन्यू नहीं करेगा, जबकि हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो है वो आगे कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अब ये जो मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस स्टिल रिमेन्स द generations of individuals of similar design. The rules of heredity determine the process by which traits and characteristics are reliably inherited. तो let us take a closer look. तो इनहेरिटेड ट्रेट्स यहाँ पर हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ और बेसिक चीज़ों के बारे में समझते हैं मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले। अब जैसे कि देखो, मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्सप्लेन करता है द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग और प्रोजिनी। तो कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं, जैसे कि क्रोमोसोम्स हो गया, जीन्स हो गया, डोमिनेंट जीन, रेसेसिव जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये सब टर्म्स, जैसे फर्स्ट फिलियल जनरेशन, सेकेंड फिलियल जनरेशन्स। ठीक है, ये सब टर्म्स क्या होते हैं, इनको हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं, और इनको समझने के बाद आगे की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, तो एक टर्म है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक टर्म है क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या है? तो क्रोमोसोम्स एक तरह से हम लोग कहेंगे कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है सेल के न्यूक्लियस में, जो कि डीएनए का बना होता है। क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स एक तरह से सेल, ये थ्रेड के जैसा एक स्ट्रक्चर है सेल के न्यूक्लियस में, जो कि डीएनए का बना होता है, और यही डीएनए क्या करता है, कैरी करता है जीन्स को। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनके न्यूक्लियस में। तो क्रोमोसोम्स की अगर हम लोग बात करें तो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है, इसी न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक, THREAD, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, जो कि बना होता है किससे, डीएनए से बना होता है। डीएनए यानी कि डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और यही डीएनए क्या कैरी करता है, जीन्स को कैरी करता है। ठीक है, एक चीज समझ में आ गया। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक, अब यहाँ सवाल यह है कि ये जीन क्या है? तो जीन की अगर हम लोग बात करें तो जीन एक तरह से यूनिट है डीएनए का। डीएनए का क्या है, यूनिट है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज
यूनिट ऑफ डीएनए। तो जीन क्या है? जीन है एक तरह से यूनिट ऑफ डीएनए ऑन अ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए का यूनिट है। ये क्या करता है? ये गवर्न करता है द सिंथेसिस ऑफ वन प्रोटीन दैट कंट्रोल्स द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। क्या करता है ये जीन क्या करता है? ये जीन गवर्न करता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे इट गवर्न्स द synthesis synthesis of one protein that controls a specific traits ट्रेड्स। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या देखें? जीन क्या करता है? जीन गवर्न करता है द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जो कंट्रोल करता है स्पेसिफिक ट्रेड्स को या फिर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, तो देर आर थाउजेंड्स ऑफ जीन्स, हजारों की संख्या में जीन्स मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स में। ठीक है, जो कंट्रोल करता है वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जीन्स एक तरह से यूनिट है हेरिडिटी का यूनिट है विच कंट्रोल्स या फिर विच गवर्न्स विच गवर्न्स एक तरह से क्या बोलेंगे? विच गवर्न्स दी कैरेक्टरिस्टिक्स इन द ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो ट्रेड्स होते हैं, उनको गवर्न करते हैं। तो जीन्स क्या काम करता है? तो जीन्स एक तरह से कंट्रोल करता है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो जीन्स एक तरह से हम लोग कहेंगे कि ये वर्क करता है पेयर्स में। इट वर्क्स इन पेयर्स। पेयर्स में ये काम करता है, जीन्स कंट्रोल करता है सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को, यानी कि जीन्स कंट्रोलिंग दी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन दी सेम लेटर्स। अब जैसे कि देखो, कोई एक मान लेते हैं कि टॉल वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो टॉल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे तो उनको हम लोग टी से रिप्रेजेंट करेंगे। डॉर्फ वाला कैरेक्टरिस्टिक्स अगर होगा तो उसमें हम लोग इस स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये जो लेटर्स हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है दो फॉर्म्स ऑफ सेम जीन को। यानी कि एक टॉल वाला हाइट वाला कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी हाइट वाला कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि कैपिटल टी जो है, ये कैपिटल टी टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये जो स्मॉल टी है, ये स्मॉल टी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ड्वार्फ वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो दोनों हाइट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर लेंथ को हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो जीन्स जो कंट्रोल कर रहे हैं सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को एक ऑर्गेनिजम्स के, वो दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है डोमिनेंट जीन और दूसरा हो सकता है रेसेसिव जीन। ठीक है, तो एक हो गया डोमिनेंट, DOMINANT डोमिनेंट, और दूसरा हो गया RECESSIVE रेसेसिव जीन हो गया। ठीक है, तो जो जीन डिसाइड करता है द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्टरनेटिव जीन, उनको हम लोग डोमिनेंट जीन कहेंगे। यानी कि जो जीन डिसाइड करेगा कैरेक्टरिस्टिक्स को, उन्हीं जीन को हम लोग क्या कहेंगे? डोमिनेंट जीन कहेंगे। जैसे कि टॉल और डॉर्फ में डोमिनेंट जीन कौन है? कैपिटल टी है। ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल टी डिसाइड कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो और जो जीन डिसाइड करता है, द जीन विच डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल जीन। ठीक है, जो जीन डिसाइड करता है अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ दूसरा आइडेंटिकल जीन, उनको हम लोग रेसेसिव जीन कहेंगे। तो ये वाला रेसेसिव हो गया, ऊपर वाला डोमिनेंट हो गया। या फिर कैपिटल टी ये भी क्या हो गया? एक तरह से रेसेसिव जीन ही हो गया। डोमिनेंट जीन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। जैसे कि ये कैपिटल टी है, इनको हम लोग डोमिनेंट जीन कहेंगे। या फिर स्मॉल टी जो है, ये भी डोमिनेंट जीन, ये वाला रेसेसिव जीन हो गया। ठीक है, तो डोमिनेंट जीन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर एंड द कोरस्पॉन्डिंग रेसेसिव जीन इज रिप्रेजेंटेड बाय द कोरस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर्स। ठीक है,
जैसे कि पी प्लांट में अगर डोमिनेंट जीन की अगर हम लोग बात करें तो टॉलनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी, जबकि रेसिसिव जीन जिनको कि हम लोग डॉर्फनेस कहेंगे उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है स्मॉल टी से। तो वी कैन राइट जेनेटिक क्रॉस फॉर पी प्लांट, पी प्लांट के लिए जेनेटिक क्रॉस हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो वो कैसे लिखा जा सकता है, तो कैपिटल टी अगर पी प्लांट का ये डोमिनेंट जीन हुआ और ये रिसेसिव जीन हुआ, और जब ये क्रॉस करेगा तो टी टी इस तरह से करके ये बनाया जा सकता है। अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, अभी जस्ट हम लोग थोड़ा टर्म्स को समझ रहे हैं। टर्म्स को समझने के बाद आगे मेंडल्स के लॉज को हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब आगे आ जाता है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या करता है, जीनोटाइप एक तरह से शो करता है, या फिर ऐसे कहेंगे इट शोज दैट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। ये जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जीनोटाइप में क्या दिखेगा, जीनोटाइप में दिखेगा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, GENETIC, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, या फिर उनको हम लोग जीनोटाइप कहेंगे। तो जीनोटाइप एक तरह से हो गया डिस्क्रिप्शंस ऑफ जीन्स, यहाँ पे जीन्स का डिस्क्रिप्शंस होता है, जीन्स DESCRIPTI 1, जीन्स का डिस्क्रिप्शन होता है। तो जीनोटाइप जो है इट इज़ ऑलवेज अ पेयर ऑफ लेटर्स, जैसे कि ये कैपिटल टी हो गया, स्मॉल टी हो गया, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, ठीक है, या फिर स्मॉल टी कैपिटल टी हो गया। तो इस तरह से ये पेयर्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो जीनोटाइप एक तरह से हम लोग कहेंगे कि हमेशा पेयर्स में मौजूद होते हैं और पेयर्स के थ्रू इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। जीनोटाइप अगर पी प्लांट का जीनोटाइप देखा जाए तो अभी एग्जांपल के थ्रू हम लोग थोड़ी देर में और समझेंगे। जैसे कि ये कैपिटल टी हो गया, तो ये टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल टी डॉर्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैपिटल टी दोनों टॉल वाला कैरेक्टर्स हैं, टॉल वाला जीन है, तो ये जो कैरेक्टर्स आएगा पी प्लांट में वो टॉल वाला कैरेक्टर आएगा। उसी प्रकार से कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ पर कैपिटल टी डोमिनेंट जीन है, स्मॉल टी रेसेसिव जीन है, तो टॉल वाला कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, यहाँ भी टॉल आएगा, जबकि इस वाले में डॉर्फ वाला कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ या फिर ट्रेट्स जो हुआ, जो विजिबल होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि कैपिटल टी के वजह से टॉल वाला कैरेक्टर आएगा, इनके वजह से भी टॉल वाला कैरेक्टर आएगा, जबकि इनके वजह से DWARF डॉर्फ वाला कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा। डॉर्फ कहने का मतलब यह है कि ये विजिबल होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख पाएंगे, है ना। तो जब इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग देख पाते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स में, उसी को हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। यानी कि फिनोटाइप जो है वो किसके वजह से हुआ, वो इस जीनोटाइप के वजह से हुआ। तो जीनोटाइप में जो कैपिटल टी था या फिर स्मॉल टी कैपिटल टी था, ठीक है, तो इनके वजह से जो विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ, विजिबल कैरेक्टर हुआ, ठीक है, विजिबल का कैरेक्टर यहाँ पे टॉल का हुआ, तो टॉल को हम लोग देख सकते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, फिनोटाइप कहेंगे। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो जब दो पेरेंट्स क्रॉस करता है या फिर ब्रीड करता है टू प्रोड्यूस प्रोजेनी या फिर ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, उनके ऑफ स्प्रिंग को हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट फिलियल जनरेशन्स कहेंगे, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग क्या कहलाएगा, फर्स्ट फिलियल जनरेशन्स कहलाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि कोई इंडिविजुअल पेरेंट है, ठीक है, इंडिविजुअल पेरेंट मान लेते हैं कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन्स में हम लोग ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये एक मेल है, दूसरा फीमेल है, ठीक है। तो इसने क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद ये वाला ऑफ स्प्रिंग बनाया, ठीक है, ये वाला ऑफ स्प्रिंग बनाया, तो ये वाला हो गया फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ठीक है। अब फर्स्ट फिलियल जनरेशन में भी अगर फर्स्ट फिलियल जनरेशन्स के इधर भी मान लेते हैं मेल है फीमेल है, क्रॉस हुआ और क्रॉस होने के बाद यहाँ एक इंडिविजुअल बना, तो इसको हम लोग फर्स्ट फिलियल जनरेशन।
अगर यहाँ पर मेल हो गया, मान लिया जाए यहाँ पर मेल हो गया, इधर फीमेल हो गया, फिर इन दोनों में जब क्रॉस हुआ तो इस जगह पर एक ऑफ स्प्रिंग बना, तो इसको हम लोग सेकेंड फिलियल जनरेशन कहेंगे। ठीक है, तो जब पहला जनरेशन हुआ प्रोजिनी का, ये जब क्रॉस किए अमॉन्ग देमसेल्व्स टू प्रोड्यूस सेकेंड फिलियल जनरेशन प्रोजिनी, देन द प्रोजिनी इज कॉल्ड सेकेंड फिलियल जनरेशन या फिर F2 जनरेशन। इनको हम लोग F1 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये सेकेंड फिलियल जनरेशन को F2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया था बाद में जा कर के, एक बड़े वैज्ञानिक हुए, उसमें से ग्रिगोर मेंडल थे। तो ग्रिगोर मेंडल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेक अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो इनहेरिटेंस का पैटर्न्स था उनका सिस्टमेटिक स्टडी किसने किया? ग्रिगोर मेंडल ने किया, विच इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट टू द प्रोजिनी। पेरेंट से प्रोजिनी में कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफर किस प्रकार से होता है उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया। कैसे एक्सप्लेन किया? तो डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ पी प्लांट्स को उन्होंने लिया। ठीक है, डिफरेंट वेराइटीज़ के पी प्लांट को उन्होंने लिया जो कि उन्होंने अपने गार्डन में उगाया था। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पी प्लांट्स जो थे, जिनके हुज ट्रांसमिशन टू प्रोजेनी वाज इन्वेस्टिगेटेड बाय मेंडल, वर हाइट। जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था वो क्या था? एक तो हाइट था, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया हाइट ऑफ द पी प्लांट, या फिर लेंथ ऑफ द स्टेम ऑफ द पी प्लांट, जिनको कि टॉलनेस या डॉर्फनेस कह सकते हैं। ठीक है, शेप ऑफ द सीड्स, सीड्स के शेप कैसे हैं, जैसे राउंड शेप्ड सीड हैं या फिर रिंकल्ड शेप्ड सीड हैं उनको, और फिर कलर ऑफ द सीड, सीड का कलर कैसा है, येलो है, ग्रीन है, इसको उन्होंने ऑब्जर्व किया। और ऑब्जर्व करने के बाद, तो ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने अपने मतलब कुछ मेंडल्स लॉ दिए, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए। ठीक है, तो इसको अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया फॉर स्टडिंग द इनहेरिटेंस। ऐसा इसलिए क्योंकि पी प्लांट्स जो हैं इट हैड अ नंबर ऑफ क्लियर कट डिफरेंसेस। इसमें क्लियर कट डिफरेंसेस नज़र आ सकता था, विच वेर इजी टू टेल अपार्ट। उनको एक तरह से देखना आसान था और देख करके ऑब्जर्व करना आसान था। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने पी प्लांट को चूज़ किया। और पी प्लांट जो होते हैं तो ये जो है मतलब एक तरह से शॉर्ट ड्यूरेशन प्लांट है, कम समय में ये वाला प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है, तो इसलिए भी इन्होंने इनको चूज़ किया। न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट रिजल्टिंग फ्रॉम अ क्रॉस ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट इज नॉन एज हाइब्रिड। ठीक है, उनको हम लोग हाइब्रिड कहेंगे। ये जो नए प्रकार का प्लांट हम लोग ऑब्टेन करते हैं क्रॉस करके या फिर ब्रीडिंग करके, अलग अलग मतलब डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट को क्रॉस करके जब नए प्लांट को हम लोग ऑब्टेन करते हैं तो उनको हाइब्रिड कहा जाता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, in monohybrid cross we will study the inheritance of one pair of contrasting characteristics, tallness और dwarfness। और जो फिर जो डाइहाइब्रिड क्रॉस होगा तो उसमें हम लोग दो कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी प्लांट्स। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, तो मेंडल्स का कॉन्ट्रीब्यूशन। द रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेड्स इन ह्यूमन बींग्स आर रिलेटेड टू द फैक्ट दैट बोथ द फादर एंड द मदर कॉन्ट्रीब्यूट प्रैक्टिकली इक्वल अमाउंट्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड। चाहे फादर हो मदर हो, दोनों का इक्वल अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द चाइल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि इच ट्रेड्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पेरेंटल एंड मैटरनल डीएनए। दोनों पेरेंटल और मैटरनल डीएनए के थ्रू जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये ट्रेड्स इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि फॉर इच ट्रेड देयर विल बी टू वर्जन्स इन द चाइल्ड। चाइल्ड में दो वर्जन्स हो सकता है। अच्छा, व्हाट विल देन द ट्रेड सीन इन द चाइल्ड बी? वो मतलब जो ट्रेड्स चाइल्ड में दिखेगा वो ट्रेड्स कौन सा होगा? तो मेंडल ने वर्क आउट किया, and he worked out the main rules of such inheritance, and it is interesting to look at some of the experiment from more than a century ago। ठीक है, 100 वर्ष से पहले भी जो है उन्होंने 100 years ago जो है उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उन एक्सपेरिमेंट्स के आधार के ऊपर जो है
कुछ रिजल्ट्स आया था, उन्हीं रिजल्ट्स को हम लोग इस वाले चैप्टर में अभी आगे देखने जा रहे हैं। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में, है ना, सबसे पहले हम लोग मोनोहाइब्रिड प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, उसके बाद हम लोग डाइहाइब्रिड प्लांट के ऊपर आएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। और मोनोहाइब्रिड प्लांट के ऊपर अगर हम लोग आए तो मोनोहाइब्रिड प्लांट में क्या होगा कि ये जो इनहेरिटेंस होगा, ट्रांसमिशन होगा जेनेटिकली कंट्रोल्ड कैरेक्टर्स का फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, तो उनको हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। तो यहाँ जो इनहेरिटेंस होगा वो सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स का होगा। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड प्लांट्स के लिए हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर स्पेस थोड़ा क्रिएट किया जाए। तो मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस, और यहाँ पर मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस से हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मिला था। तो मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस में मेंडल ने किया क्या कि ये जो फर्स्ट क्रॉस उन्होंने जो किया, दैट वाज प्योर ब्रीड टॉल पी प्लांट उन्होंने लिया। तो एक तरफ प्योर ब्रीड टॉल पी प्लांट लिया, तो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स जो आएगा इसमें, फिनोटाइप जो आएगा वो क्या होगा, टॉल वाला होगा। तो ये टॉल पी प्लांट हो गया। और दूसरा उन्होंने प्योर ब्रीड डॉर्फ पी प्लांट लिया, तो इधर ये DWARF डॉर्फ पी प्लांट हो गया। इनका उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग करवाया, तो ये हो गया पेरेंटल जनरेशन, PARENTAL, पेरेंटल जनरेशन हुआ। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, क्रॉस ब्रीडिंग करवाया। तो इस जगह पर जब क्रॉस ब्रीडिंग हुआ, तो क्रॉस ब्रीडिंग में क्या पाया गया कि इस तरह से कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, एक आया, दूसरा, फिर दूसरा भी कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा भी कैपिटल टी स्मॉल टी, और चौथा भी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये पहला जनरेशन हमें प्राप्त हुआ, इसको हम लोग फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहेंगे, F1 जनरेशन कहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में जो हमें पी प्लांट्स मिले, दैट वाज ऑल टॉल पी प्लांट, सारे टॉल पी प्लांट मिले हमें। ठीक है, तो पहला जनरेशन में, फर्स्ट फिलियल जनरेशन में सारे टॉल पी प्लांट लिए। ऐसा कब हुआ, जब हम लोग प्योर ब्रीड जो है टॉल पी प्लांट और प्योर ब्रीड डॉर्फ पी प्लांट का क्रॉस करवाया, तब ऐसा हुआ। अब सेकेंड फिलियल जनरेशन से हम लोग के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में हमें ऑफ स्प्रिंग मिले, इनका हमने क्रॉस करवाया। तो ये प्योर ब्रीड टॉल पी प्लांट नहीं है। ठीक है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन में प्योर ब्रीड टॉल पी प्लांट नहीं है। इसका जब क्रॉस करवाया गया, तो यहाँ पर जब क्रॉस ब्रीडिंग हुई, तो इस वाले क्रॉस ब्रीडिंग में हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं, एक तो प्योर ब्रीड टॉल पी प्लांट मिल गया, बाकी जो तीन मिले, दैट वाज कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि ये वाला हमें प्योर ब्रीड टॉल पी प्लांट मिल गया, बाकी ये तीन जो हैं ये एक तरह से प्योर ब्रीड टॉल पी प्लांट ये वाला नहीं है। तो इस वाले जनरेशन को हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंड फिलियल जनरेशन कहेंगे, क्योंकि फर्स्ट फिलियल जनरेशन्स में जो ऑफ स्प्रिंग मिले थे, उनका इस्तेमाल करके, उनको यूज़ करके सेकेंड फिलियल जनरेशन्स के ऑफ स्प्रिंग को हमने ऑब्टेन किया। और यहाँ पर जो हमें सेकेंड फिलियल जनरेशन्स में देखने को मिला, दैट वाज एक जो है वो प्योर ब्रीड टॉल पी प्लांट मिला, जबकि बाकी तीन जो करेक्टर्स मिले, दैट वाज बस टॉल पी प्लांट मिले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि मेंडल ने जो ये एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट में 3:1 का रेशियो हमें मिला। ठीक है, ये जो 3:1 का रेशियो है, इसको हम लोग मोनोहाइब्रिड रेशियो कहते हैं। दिस इज नोन एज मोनो, HYBRID, मोनोहाइब्रिड रेशियो। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड पी प्लांट में या फिर मोनोहाइब्रिड
इनहेरिटेंस में क्या होगा, 3:1 का रेशियो हमें मिलेगा सेकेंड फिलियल जनरेशन्स में। तो रिजल्ट यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इट इनेबल्ड मेंडल टू फॉर्मुलेट हिज फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। उन्होंने अपना पहला लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इस आधार पे दिया जिसको उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा, विच वॉज नोन एज लॉ ऑफ SEGREGATI, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अनुसार क्या है, इसके अनुसार ये है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या ट्रेट्स हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स में, ये डिटरमाइंड होते हैं इंटरनल फैक्टर्स के आधार पे। ठीक है, इट इज़ डिटरमाइंड बाय इंटरनल फैक्टर्स जो पेयर्स में अकर करता है, पेयर्स में होता है ये इंटरनल फैक्टर्स। और उनमें से ये जो पेयर्स में होते हैं, ओनली वन ऑफ अ पेयर ऑफ सच फैक्टर्स कैन बी प्रेजेंट इन अ सिंगल गैमेट्स। एक जो सिंगल गैमेट्स होता है उसमें ओनली वन ऑफ अ पेयर ऑफ सच फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनका एक्सप्लेनेशन हम लोग और भी थोड़ा बृहद तरीके से करें तो यहाँ जो मेंडल है, मेंडल ने क्या कहा कि ये जो ट्रेट्स हैं दैट इज डिटरमाइंड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स, ये पेयर ऑफ फैक्टर्स के द्वारा डिटरमाइंड होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो प्योर ब्रीड टॉल पी प्लांट है उसमें दो फैक्टर्स मौजूद हैं। कौन कौन सा, दोनों दोनों फैक्टर्स जो हैं वो कैपिटल टी था जो कि ट्रेट ऑफ टॉलनेस था। यानी कि प्योर ब्रीड टॉल पी प्लांट में दो जीन्स मौजूद थे। जीन्स का उन्होंने चर्चा नहीं किया, उन्होंने फैक्टर्स का चर्चा किया और यही फैक्टर्स बाद में जा करके जीन्स के नाम से जाना गया। ठीक है, दूसरे तरफ ये जो प्योर ब्रीड डॉर्फ पी प्लांट थे उसमें दो फैक्टर्स मौजूद थे, स्मॉल टी यानी कि ट्रेट्स ऑफ डॉर्फनेस। ये जो फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टॉलनेस हैं, कैपिटल टी ये सेपरेट हो जा रहे हैं दो गैमेट्स में, टी और टी दो गैमेट्स में ये सेपरेट हो जा रहे हैं। और दूसरे तरफ जो फैक्टर्स ऑफ डॉर्फनेस थे ये भी दो गैमेट्स में सेपरेट हो जा रहे हैं स्मॉल टी में। ठीक है, और इस सेपरेशन के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों गैमेट्स से एक कैपिटल टी और दूसरे से स्मॉल टी आकर के मिल जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या देखा कि ये जो पेरेंटल फिनोटाइप था प्योर ब्रीड टॉल पी प्लांट और प्योर ब्रीड डॉर्फ पी प्लांट, जब इन्होंने क्रॉस ब्रीड किया तो क्रॉस ब्रीडिंग के बाद फर्स्ट फिलियल जनरेशन में हमें चारों टॉल पी प्लांट मिले। ये लेकिन ये चारों टॉल पी प्लांट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्योर ब्रीड टॉल पी प्लांट नहीं है। ठीक है, तो स्मॉल लेटर टी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिसेसिव ट्रेट को जो कि डॉर्फनेस का ट्रेट है, और कैपिटल टी रिप्रेजेंट कर रहा है टॉलनेस को। ठीक है, तो एक तरह से हम लोग यहाँ पर जो रेशियो देख रहे हैं वो रेशियो कैसा आया, कैपिटल टी वाला रेशियो फर्स्ट फिलियल जनरेशन्स में जो हमें मिला दैट वाज कैपिटल टी वाला रेशियो हमें नहीं मिला। यानी कि ये वाला ट्रेड्स जो है वो गायब हो गया था और ट्रेड्स कैसा आ गया था, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला ट्रेड आया था। ठीक है, ये फर्स्ट फिलियल जनरेशन में आया, जबकि सेकेंड फिलियल जनरेशन्स में ये जो गायब हो गया था, यानी कि प्योर ब्रीड टॉल पी प्लांट जो गायब हो गया था वो रीअपियर हो गया। ठीक है, सेकेंड फिलियल जनरेशन में ये वाला रीअपियर हो गया, और रीअपियर होने के बाद यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, दैट इज सेकेंड फिलियल जनरेशन में जो हमें रिजल्ट देखने को मिला था दैट वाज लाइक दिस, इस प्रकार से मिला था कि एक तो कैपिटल टी था, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी था, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी था, और चौथा जो था दैट वाज स्मॉल टी। ठीक है, तो इस जगह पर यानी कि ये प्योर ब्रीड टॉल पी प्लांट मिला, तो एक हमें प्योर ब्रीड मिला, दो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, यानी कि ये भी टॉल ही होगा। ठीक है, ये भी टॉल ही होगा, तो 1:2 और ये वाला जो है वो स्मॉल टी डॉर्फ होगा, तो 1:2:1 का रेशियो मिला। तो जीनोटाइप रेशियो जो प्योर ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें मिलेगा दैट इज 1:2:1 का हमें मिलेगा। ठीक है, तो टॉल प्लांट, अच्छा
यहाँ पे 1:2:1 क्या है, दैट इज मोनोहाइब्रिड रेशियो है सेकेंड फिलियल जनरेशन का, जबकि यहाँ पर 3:1 जो हमें मिला था दैट इज सेकेंड फिलियल जनरेशन का एक तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। ठीक है, रेशियोज इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जीनोटाइप रेशियो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस विल बी 1:2:1। और तो ये हो गया हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, अब डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस के ऊपर आते हैं। डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस में हमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ देखने को मिला। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स चूज करते हैं। यानी कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था तो उस एक्सपेरिमेंट में टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने चूज किया था। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, एक तो था राउंड येलो सीड्स और दूसरा था रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। ठीक है, एक राउंड येलो सीड्स और दूसरा रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। तो यहाँ पर ये कुछ देखा जा सकता है। ठीक है, एक राउंड येलो सीड्स था, दूसरा रिंकल्ड ग्रीन सीड्स था। तो इसका इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर भी क्रॉस ब्रीडिंग करवाई गई। ठीक है, तो यहाँ जो क्रॉस ब्रीडिंग करवाई गई तो इस क्रॉस ब्रीडिंग में हमें एज ए रिजल्ट क्या मिला कि राउंड शेप्ड एंड येलो कलर ऑफ द सीड्स वर डोमिनेंट ट्रेप, और दूसरे तरफ रिंकल्ड शेप एंड ग्रीन कलर जो था वो रेसेसिव ट्रेट्स था। फर्स्ट फिलियल जनरेशन्स में क्या हुआ, पी प्लांट्स के फर्स्ट फिलियल जनरेशन्स में राउंड येलो सीड्स वर क्रॉस ब्रेड बाय सेल्फ पॉलिनेशन। तो 4 टाइप्स ऑफ सीड्स जिसमें कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ शेप्स एंड कलर्स जो थे वो हमें मिले। ठीक है, जबकि सेकेंड फिलियल जनरेशन्स में देयर वे राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन सीड्स जो हैं वो हमें मिले। ठीक है, तो राउंड येलो सीड्स की संख्या 315 के लगभग में मिला था, लगभग में नहीं, 315 राउंड येलो सीड्स मिला, 108 राउंड ग्रीन सीड्स मिले, 101 रिंकल्ड येलो सीड्स मिले और 32 रिंकल्ड ग्रीन सीड्स मिले। तो यहाँ पर जो फिनोटाइप रेशियो हुआ, यानी कि फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स जो था दैट वाज 9:3:3:1 का रेशियो मिला। यानी कि ये जो रेशियो है प्रत्येक फिनोटाइप का ऑफ द सीड्स इन द सेकेंड फिलियल जनरेशन ये था 9:3:3:1। ठीक है, तो मेंडल ने ऑब्जर्व किया, ही हैड स्टार्टेड विद 2 कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन द सीड्स, एक राउंड येलो और दूसरा रिंकल्ड ग्रीन, एंड 2 न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर अपीयर हुआ था सेकेंड फिलियल जनरेशन्स में, दैट वाज राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो। और इसी बेसिस के ऊपर, इसी ऑब्जर्वेशंस के बेसिस के ऊपर मेंडल ने कंक्लूड किया कि दो दी 2 पेयर्स ऑफ ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स कंबाइन इन द फर्स्ट फिलियल जनरेशन बट दे सेपरेट एंड बिहेव इंडिपेंडेंटली इन द सब्सिक्वेंट जनरेशंस। है ना, तो क्या कंक्लूड किया उन्होंने कि चूंकि ये जो 2 पेयर्स ऑफ ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो था, जैसे कि सीड्स का शेप हो गया, उनका कलर हो गया, वो कंबाइन तो हुआ पहला फिलियल जनरेशन में, लेकिन आगे के जनरेशन्स में वो सेपरेट हो गया और इंडिपेंडेंटली वो बिहेव करने लगा, मतलब सब्सिक्वेंट जनरेशन में। तो यहाँ रिजल्ट क्या हुआ डायहाइब्रिड क्रॉस ब्रीडिंग का, तो इनका रिजल्ट अभी हम लोग देखें, और इस रिजल्ट के आधार के ऊपर मेंडल ने सेकेंड लॉ दिया, एंड दैट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment, ASSORTMENT, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment। ठीक है, तो ये सेकेंड लॉ है मेंडल्स का। ठीक, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अनुसार क्या होता है, क्या कहता है ये वाला लॉ, अभी जस्ट हम लोग देखें, फिर भी हम लोग देखते हैं कि किसी भी इनहेरिटेंस में इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेड्स इन अ क्रॉस साइमल्टेनियसली द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इच पेयर ऑफ ट्रेड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल था प्रत्येक ट्रेड्स के लिए ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इंडिपेंडेंटली टू दी गैमेट्स। ठीक है, तो यही सेकेंड लॉ था, और इसी सेकेंड लॉ को उन्होंने यानी कि
ये जो डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस था इसके आधार के ऊपर उन्होंने फॉर्मुलेट किया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और पहला वाला जो मेंडल का लॉ था, लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो था, ये दोनों लॉ आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला टॉपिक है यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन। तो वी हैव डिस्कस्ड दैट द आइडिया ऑफ टू सेक्सेस पार्टिसिपेटिंग इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मस्ट समव्हाट different from each other for a number of reasons. तो how is the sex of a newborn individual determined? ये जो न्यूबॉर्न इंडिविजुअल होते हैं उनके सेक्स कैसे डिटरमाइन होते हैं, तो उनको हम लोग देखते हैं कि कैसे डिटरमाइन होता है। तो सेक्स डिटरमाइन होने के लिए अब देखो क्रोमोजोम्स जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। एक तरह से क्रोमोजोम्स के अंदर जो जीन्स मौजूद होते हैं। द प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ ए पर्सन इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। जेनेटिक्स यहाँ पर इन्वॉल्व होता है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ ए पर्सन। तो क्या होता है कि ये जो क्रोमोजोम्स हैं वो डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ ए पर्सन। ठीक है, तो दो टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं, एक को हम लोग एक्स क्रोमोजोम्स कहते हैं और दूसरा वाई क्रोमोजोम्स कहते हैं। फीमेल में जो क्रोमोजोम्स मौजूद होते हैं दैट इज एक्स एक्स, जबकि मेल्स में एक्स वाई क्रोमोजोम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो मेल गैमीट्स में जो क्रोमोजोम्स होंगे दैट विल बी एक्स वाई और फीमेल गैमीट्स में जो होगा दैट इज एक्स एक्स क्रोमोजोम्स। दिस मीन्स दैट द हाफ ऑफ द मेल गैमीट्स और हाफ ऑफ द स्पर्म विल हैव एक्स क्रोमोजोम्स एंड द अदर हाफ विल हैव वाई क्रोमोजोम्स। जबकि दूसरे तरफ फीमेल जो होती है इसमें दो क्रोमोजोम्स मौजूद होते हैं, एक्स एक्स मौजूद होते हैं, यहाँ पर वाई क्रोमोजोम्स मौजूद नहीं होते हैं, यानी कि फीमेल में वाई क्रोमोजोम्स मौजूद नहीं होते हैं। तो अगर एक स्पर्म कैरी करता है एक्स क्रोमोजोम्स को, ये फर्टिलाइज करता है ओवम को जो कैरी करता है एक्स क्रोमोजोम्स को, यानी कि फीमेल में क्या हो गया एक्स क्रोमोजोम्स हो गया और मेल में एक्स वाई दोनों क्रोमोजोम्स हो गया। तो अगर स्पर्म आया और स्पर्म के एक्स क्रोमोजोम्स ओवम से फ्यूज हो गए, ठीक है, स्पर्म का एक्स क्रोमोजोम्स ओवम के एक्स क्रोमोजोम्स से अगर फ्यूज हो गए तो वो बना लेगा एक्स एक्स, यानी कि जो जायगोट बनेगा वो एक्स एक्स वाला जायगोट बनेगा। और एक्स एक्स करेक्ट क्रोमोजोम्स किस में मौजूद होते हैं, फीमेल्स में मौजूद होते हैं, तो देयर बाय जो ऑफ स्प्रिंग होंगे वो फीमेल होंगी। ठीक है, अगर मेल गैमेट्स का वाई क्रोमोजोम्स कंबाइन किया फीमेल के एक्स क्रोमोजोम्स के से, तो वो एक्स वाई रिजल्ट करेगा और एक्स वाई के रिजल्ट के वजह से ये क्या होगा, मेल फॉर्म होगा। तो इफ ए पर्सन कैरिंग वाई क्रोमोजोम्स विच कैरीज वाई क्रोमोजोम्स फर्टिलाइज कर रहा है ओवम को जो कि एक्स क्रोमोजोम कैरी कर रहा है, तो यहाँ पर एक्स वाई का फॉर्मेशन होता है और इस वजह से क्या हो जाता है, जो बच्चे होते हैं दैट चाइल्ड विल बी मेल। ठीक है, तो इस तरह से हाफ ऑफ द चिल्ड्रन विल बी बॉयज एंड हाफ will be girls and all children will inherit an X chromosomes from their mother regardless of whether they are boys or girls। तो इस तरह से sex of a children will be determined by what they inherit from their father and a child who inherits an X chromosomes from her father will be a girl and one who inherits Y chromosomes from her father will be a boy। तो it is entirely upon the male, है ना, जो ये डिटरमाइन करता है कि कोई भी इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, आई होप हेरिडिटी वाला चैप्टर आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन है, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट सो दैट ट्रेड्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। हो जाएगा, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट सो दैट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। दूसरा भी हम लोग एक्सपेरिमेंट के माध्यम से देखें। ठीक है, ये फिर एक प्रश्न आ जाता है ये ब्लड वाला। ठीक है, अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरिज अ वुमेन विद ब्लड ग्रुप ओ। तो ये ब्लड ग्रुप वाला है, तो ये भी बिल्कुल उसी प्रकार से आ जाता है। ब्लड ग्रुप के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम लोग। देखो ब्लड ग्रुप जो है वो मेनली कह रहे हैं कि ए है, बी है, ए बी है और
ओ है, ये 4 प्रकार का होता है। तो अ पर्सन हैज़ वन ऑफ द 4 ब्लड ग्रुप्स एंड दिस ब्लड ग्रुप सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय जीन। ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये जीन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। विच हैज़ 3 डिफरेंट फॉर्म्स, इनको हम लोग डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि ये जीन आई ए हो गया, ये वाला जीन आई बी हो गया। इनको हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला तो चलो अभी देखेंगे। तो आई ए और आई बी जो है, दिस जीन्स शो नो डोमिनेंस ओवर ईच अदर, दैट दे आर को डोमिनेंट। हाउएवर जीन्स आई ए और आई बी जो है दे बोथ आर डोमिनेंट ओवर द जीन्स आई ओ। ये वाला जो ओ करेक्टरिस्टिक्स आता है ये आई ओ है। तो आई ओ जो होता है ये रेसेसिव ट्रेड्स होता है, आर ई सी ई डबल एस आई बी ई, रेसेसिव होता है, जबकि ये दोनों जो है वो डोमिनेंट ट्रेड्स होता है। अगर जीनोटाइप किसी भी पर्सन का आई ए हो गया, ठीक है, देन द ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा ब्लड ग्रुप। या फिर आई ए और आई ओ भी हो गया तो ये ब्लड ग्रुप ए ही होगा, ठीक है। अगर आई बी हो गया, आई बी हो गया तो ये बी ग्रुप हो जाएगा, या फिर आई ओ भी होगा तो फिर भी बी ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। अगर जीनोटाइप किसी भी पर्सन का ऐसा हो जाए कि आई ए और आई बी हो गया, चूँकि दोनों को डोमिनेंट है, तो ये हमें दे देगा ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। अगर किसी भी पर्सन का जीनोटाइप आई ओ हो गया तो ये चूँकि दोनों रिसेसिव है तो ये ब्लड ग्रुप ओ देगा हमें, ठीक है। तो ये ब्लड ग्रुप का कुछ हो गया। अब देखो, अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरिज अ वुमन विद ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। ए है, दूसरे तरफ ओ है, एंड देयर डॉटर हैज़ ब्लड ग्रुप ओ। उनके डॉटर के पास ब्लड ग्रुप क्या आ गया, ओ आ गया। इज दिस इंफॉर्मेशन इनफ टू टेल यू विच ऑफ द ट्रेड्स ब्लड ग्रुप ए और ओ इज डोमिनेंट। तो क्या ये इससे बताया जा सकता है कि कौन सा ट्रेड्स डोमिनेंट है। तो जो डोमिनेंट ट्रेड्स होते हैं, अब जैसे यहाँ पर हम लोग देखें कि ये जो ओ ग्रुप जो होता है वो कब आता है, जब दोनों रेसेसिव वाला हो, ठीक है। जब दोनों रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स हो तब ये ओ होता है। और चूंकि यहाँ पर जो चाइल्ड हुआ है तो वो चाइल्ड क्या है, उस चाइल्ड को ओ ब्लड ग्रुप प्राप्त हुआ है। तो क्यों है, क्यों नहीं है, तो इसका जवाब आप सभी लोगों को देना है। हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स, अभी जस्ट हम लोग इनके ऊपर चर्चा की है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इस तरह से ये वाला हेरिडिटी चैप्टर हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग फिजिक्स के ऊपर अभी आएंगे और फिजिक्स का जो भी चैप्टर्स हैं उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है साथियों। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार, जय हिंद।